Hello students, I am Srishti and welcome to my channel Srish Study Point, and here I am gonna teach you commerce subjects to 11th and 12th. So let's begin with the first chapter of 11th, Business Studies, Business Trade and Commerce. And the topic is History of Trade and Commerce. तो यहाँ पे हम ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पहले के टाइम में ट्रेड कैसे किया जाता था। ठीक है, इसमें फर्स्ट टॉपिक है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि पहले के टाइम में कैसा बैंकिंग सिस्टम था, कैसा मतलब ट्रेड के टाइम पे किन चीज़ों को यूज़ किया जाता था। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स एज मनी। पहले ट्रेड के टाइम पे या गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज करने के टाइम पे मेटल्स को यूज़ किया जाता था एज अ मनी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स ही याद रखने हैं। ठीक है, बाकी सबको एक बार पढ़ लेना है, लेकिन आपको सिर्फ मेन चीज़ें ही ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे था मेटल्स एज मनी, मेटल्स को यूज़ किया जाता था एज अ मनी एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड इज यूज ऑफ हुंडी एंड चिट्टी। यहाँ पे हुंडी एंड चिट्टी क्या थे, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे। जिसके पास ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था, ठीक है, तो वो इसको ट्रांसफ़र करके उसके एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज को ले लेता था। ठीक है, तो ये पेमेंट कैसे करते थे, ये ट्रांसफ़र होती थी बाय द वैलिड नेगोशिएशन। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स। With the use of currency and letter of credit, the Indian banking system started. यहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, और क्या क्या फैसिलिटीज़ ये देते थे, लैंडिंग मनी एंड फाइनेंसिंग द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया, किस लिए कि अपने जो प्रीशियस मेटल्स हैं, लोगों के जो कीमती चीज़ें हैं, वो लैंडिंग अथॉरिटी के पास उनको डिपॉजिट कर सकते हैं। लैंडिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन सी थी, जैसे कि बैंकर्स थे, सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो एग्रीकल्चर था, यानी कि जो खेती बाड़ी था या जो पशुपालन था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे अर्निंग करने के, लिवलीहुड के। ठीक है, इसके साथ ही जो लोग थे वो कुछ अलग तरह के सोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड थे अपनी अर्निंग करने के लिए, जैसे कि वेविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, इस तरह के काम भी किए जाते थे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो इंटरमीडिएरीज कौन होते थे, इंटरमीडिएरीज कौन होते थे, ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। जैसे कि यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, इसको कंज्यूमर तक गुड्स पहुँचाने हैं अगर, तो जो बीच में पर्सन आ जाएगा जो कंपनी से लेके कंज्यूमर तक उन गुड्स को डिलीवर करवाने में हेल्प करेगा, वो बीच में जो पर्सन होता है वो क्या काम करते हैं, इंटरमीडिएरीज का। ठीक है, तो जो ये जगत सेट्स थे, जो इंटरमीडिएरीज को जगत सेट्स के नाम से जाना जाता था, तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। धीरे धीरे क्या हुआ, क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाने लगी, लोन की अवेलेबिलिटी करवाई जाने लगी, एडवांसेस दिए जाने लगे। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन इनहेंस्ड एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इंजॉइंग द बेनिफिट्स फ्रॉम अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आने लगी कि लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट इज इवॉल्वमेंट ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसने सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स
और ट्रेडर्स को ही बेनिफिट नहीं किया बल्कि इसने मर्चेंट्स को भी एडिशनल फंड्स और या जो अपनी आस पास एक्सपेंशन करना चाहते थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे मर्चेंट्स, उनको भी इन्होंने हेल्प किया। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स का इवॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जो बैंकिंग सिस्टम आने के बाद क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाने लग गए एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडी यूज बाय ट्रेडर्स। अब यहाँ पे हुंडी के भी कुछ टाइप हैं, अभी हम इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो 4 टाइप्स हैं ये किसके अंडर में आएंगे? दार्शनिक। चारों ये किसके अंडर में आ रहे हैं? दार्शनिक। इसमें सबसे पहले है धनी जोग। धनी जोग क्या होता है? ये एक टाइप की हुंडी ही होती है जो किसी भी पर्सन को हम ट्रांसफर करके गुड्स एंड सर्विसेज को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पेबल टू एनी पर्सन। नेक्स्ट इज सहयोग। सहयोग में क्या होता है कि ये जो हुंडी होती है किसको ट्रांसफर करनी होती है? सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को। यहाँ पे था किसी भी पर्सन को कर सकते हैं और सहयोग में क्या है? स्पेसिफिक पर्सन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फरमान जोग। फरमान जोग में क्या होगा कि जो हुंडी थी ये ट्रांसफर सिर्फ एक ऑर्डर के बेस पे की, जिसके पास ऑर्डर है सिर्फ वही ट्रांसफर कर सकता है, उसी को ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट इज देखनहार। देखनहार क्या होता है? देखनहार में क्या था? ये भी एक टाइप की हुंडी है जो सिर्फ प्रेजेंटर या बियरर को ही ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, ये सब किसके अंडर आएंगे? दार्शनिक के अंडर। आई नो दिस टॉपिक इज लिटिल बिट बोरिंग, बट बस सिर्फ इसमें हमें कुछ मेन चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट इज, ये भी हुंडी के टाइप है और ये किसके अंडर में आएंगे? ये आएंगे मुद्दती के अंडर में। ठीक है, इसमें आ जाएगा सबसे पहले धनी जोग। धनी जोग में क्या है? ये वही है कि किसी भी पर्सन को कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं जो इसको परचेज करेगा। नेक्स्ट इज फरमान जोग। इसमें क्या है? ये एक फिक्स्ड टर्म के लिए, फिक्स्ड टर्म इस पे लिखा होता है हुंडी के ऊपर, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है इसके ऊपर मेंशन होता है टाइम कि इस फिक्स्ड टाइम तक हमें इसकी पेमेंट करनी है, इसको ट्रांसफर करना है इतने फिक्स टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज जोखमी। जोखमी क्या होगा? इसमें क्या है कि अगर गुड्स का मतलब कुछ लॉस्ट हो गया या फिर कोई किसी तरह का नुकसान हो गया, उस केस में क्या था? जोखमी। ठीक है, सिर्फ हमें ये मेन चीजें ही याद रखनी है कि गुड्स ट्रांजिट होने के टाइम पे अगर उनमें से कुछ लॉस्ट हो गया है, ठीक है, या किसी भी तरह का उसमें नुकसान हुआ है डिस्पैच करते वक्त, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये जोखमी होगी। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? ये वर्क करते हैं एज अ मिडल मैन, जो ट्रेड को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं बाय अज्यूमिंग रिस्क इन्वॉल्व्ड। इंटरमीडियरीज को किस किस नाम से जाना जाता है? कमीशन एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी बीच में जो इंटरमीडियरी आ जाता है कोई वो एजेंट के तौर पे काम करेगा, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये सब किसके अंडर में आ जाएंगे? इंटरमीडियरीज। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो आपको पता ही है, इसमें आ जाएगा रोड्स और मैरीटाइम। रोड्स क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड ट्रेड।
ठीक है, एंड ट्रेड ओवर लैंड, यानी कि लैंड के थ्रू जितनी भी ट्रेड की जा रही है वो क्या होंगी, इनलैंड ट्रेड एंड ट्रेड ओवर लैंड। Trade routes were structurally wide and suitable for speed and safety. मैरीटाइम, मैरीटाइम क्या है कि पुराने टाइम में क्या था कि जो मसाले हैं, पेपर हैं, डायमंड, पर्ल्स, कॉटन, इनको क्या ट्रेड किया जाता था इंडिया से दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, ये जो मेजर इम्पोरियम्स थे, ठीक है, जिनमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूड हैं, स्पाइसेस, पेपर, डायमंड, पर्ल्स एंड कॉटन एक्सेट्रा, जो समुद्र के रास्ते से होके जाता है मैरीटाइम। ठीक है, रोड्स यानी कि थ्रू लैंड एंड मैरीटाइम थ्रू सी। नेक्स्ट इज डिफरेंट कम्युनिटीज डोमिनेटेड इंडियन ट्रेड। अब इसमें आपको सिर्फ क्या क्या याद रखना है, ये कुछ डिफरेंट कम्युनिटीज दे रखी हैं, तो इनमें ये बताना है कि कौन सी कम्युनिटी का मतलब ज़्यादातर वो किस तरह की ट्रेड करते थे, कौन सी कम्युनिटी किस तरह की ट्रेड करती थी। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है पंजाबी एंड मुल्तानी मर्चेंट्स। तो ये कहाँ पे बिजनेस हैंडल करते थे ज़्यादातर, नॉर्थर्न रीजन। ठीक है, ये भाट्स है, ये ज़्यादातर इनका कहाँ था, गुजरात एंड राजस्थान में। महाजन जो थे ये कहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड करते थे, वेस्टर्न इंडिया में। नेक्स्ट इज ये क्या था, इम्पोर्टेंट ट्रेडर्स थे फ्रॉम द साउथ, नगर सेठ क्या थे, इन अर्बन सेंटर्स, यानी कि जैसे कि अहमदाबाद हो गया, महाजन कम्युनिटी। ठीक है, इनको जो इनके चीफ होते थे, इनको किस नाम से रिजेंबल करते थे, किस नाम से रिप्रेजेंट करते थे, नगर सेठ। अदर अर्बन ग्रुप्स भी हैं कुछ, जैसे कि इसमें कुछ प्रोफेशनल क्लासेस आ जाएंगी, जैसे कि हकीम हो गया, वैद हो गए, वैद यानी कि फिजिशियन, वकील, लॉयर, पंडित और मुल्ला, टीचर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स एक्सेट्रा। मतलब जितने भी प्रोफेशनल क्लासेस वाली चीज़ें आ जाएंगी वो इसमें आ जाएंगी अदर अर्बन ग्रुप्स में। ठीक है, आपको इनको एक बार सिर्फ पढ़ लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशंस क्या है, डिराइव्ड पावर, मर्चेंट जिनके पास पावर है, प्रेस्टीज है, ठीक है, फ्रॉम गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, अब जो ये ट्रेडर्स होते थे इनका क्या है, इनके अपने ही रूल्स होते थे। ठीक है, ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, इनका अपना ये काम करने का तरीका होता था, खुद से ही ये टैक्स डिसाइड करते थे, लाइक ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी, टैरिफ्स एंड फेरी टैक्स, और ये मेजर सोर्स थे रिवेन्यू के। ठीक है, रिवेन्यू जनरेट करने के ये मेजर सोर्सेज थे टैक्सेस, और जो ये ट्रेडर्स डिसाइड करते थे जितना टैक्स, वही मर्चेंट को भी फॉलो करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट इज guild chief deal with the kings and tax collectors and settled the market toll on behalf of others. Guild merchants acted as custodians of religious interests. Various commercial activities enabled the merchants to gain power in the society. ठीक है, तो इसमें टैक्स के बारे में यही था कि टैक्स जो वो कलेक्ट करते थे, जितना कलेक्ट करते थे, तो मर्चेंट को भी
वही फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि जो टैक्स था वो रिवेन्यू जनरेट करने का एक मेजर सोर्स था। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मेजर ट्रेड सेंटर्स। अब इसमें भी आपको क्या याद रखना है, जैसे कि अब इसमें काफी सारे हैं। सबसे पहले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पटना में है। ठीक है, और ये मेजर सेंटर किसका था, एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स, पेशावर। यहाँ पे किसकी एक्सपोर्टिंग की जाती थी, वूल एंड इंपोर्टिंग हॉर्स। ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे वूल को और इंपोर्ट करते थे हॉर्सेस को। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम। सिर्फ ये मेन इसमें चीजें याद रखने वाली हैं। तक्षशिला, तक्षशिला क्या है, मेजर लैंड रूट बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया एंड सिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ, ये कमर्शियल जंक्शन है जहां पे क्या था, वेयर रूट्स लीडिंग टू द ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कन्वर्ज्ड। ठीक है, कमर्शियल जंक्शन था जहां पे ट्रेडिंग की जाती थी। नेक्स्ट इज मथुरा, मथुरा में क्या था, एम्पोरियम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वेयर रूट्स फ्रॉम साउथ टच्ड मथुरा एंड ब्रोच। वाराणसी, वाराणसी में क्या है, ये मेजर सेंटर ऑफ टेक्सटाइल था, फेमस फॉर गोल्ड, सिल्क एंड सैंडलवुड। यहाँ पे भी मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं। मिथिला, मिथिला में क्या था, traders of Mithila established trading colonies in South China and traded at ports of various islands. Ujjain, export agate, carnelian, muslin and mellow cloth. सूरत में क्या था, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, फेमस फॉर देयर गोल्ड बॉडी टेक्सटाइल्स यानी कि जरी। कांची, कांची में क्या था, किस चीज का ट्रेड होता है ज्यादातर, पर्ल्स का, ग्लास का और रेयर स्टोन्स का। ठीक है, तो आप ये सब एक बारी पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इन इंडिया। तो पुराने टाइम में क्या था, पुराने टाइम में जो एक्सपोर्ट था मेजरली किस किस चीज का किया जाता था, स्पाइसेस का, व्हीट का, इंडिगो, ओपियम, शुगर, सेसमे, live animals oil, cotton, animal products such as hide, skin, furs, horns, tortoise shells, pearls, crystals, lapis, granites and copper etc. On the other hand, imports किसका किया जाता था, animal products का, just like Chinese silk, horses, flax and linen, gold, silver, tin, copper, lead, rubies, coral, glass, amber and etc. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर एक्सपोर्ट बता रखा है किन चीज़ों का किया जाता था, देन इंपोर्ट बताया गया है किन चीज़ों का किया जाता था। तो एक बार देख लेना। ये है री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अडॉप्ट कर लिया था, सेंट्रल प्लानिंग उसने अडॉप्ट कर ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बाय सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन विच फॉर्म्ड 5-year plans फॉर एमिंग एट इंडियाज ग्रोथ। जो 5-year प्लान बनाए गए थे फॉर मतलब इंडिया की ग्रोथ के लिए, जिनका मेन प्लान था 5-year प्लान का मेन एम क्या था, इंडिया की ग्रोथ। सेटअप किसने किया था, प्लानिंग कमीशन ने। ठीक है, तो इतना सब होने के बावजूद भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो ढंग से ग्रो नहीं कर पा रही थी। उसके मेजर रीजंस क्या थे, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन,
पॉपुलेशन का ज़्यादा बढ़ना, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना, डिफेंस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होना, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने स्टार्ट कर दिया किसके ऊपर मतलब कि रिलाय हो गए थे ये, हैवीली बोरिंग्स के ऊपर फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। तो ये फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हो गया था इंडिया, ठीक है। लास्टली एग्रीइंग टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। तो लिबरलाइजेशन कब आया, 1991 में। अब इंडिया का करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बन गया है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक डेस्टिनेशन बन गया है। अब इनकम लोगों की राइज होने लगी है, इनकम राइज हुई है तो वो सेविंग्स को ज़्यादा बढ़ाने लग गए हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लग गए हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, यानी कि जो इंडिया के अंदर ही गुड्स बनाए जाते हैं उनके प्रति अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई है कि उनको ही यूज़ करना है, मेड इन इंडिया। एंड यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ हाई ग्रोथ इन सेक्टर्स में लगा लो, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गए, तो सब में क्या है, हाई ग्रोथ हो रहा है। और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए थे इंडिया की ग्रोथ के लिए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने भी क्या किया, इंडिया की ग्रोथ करने में हेल्प करी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इसने फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडिया के जो ट्रेड में सुधार लेके आया ये, ठीक है। इंडिया अच्छे से अब दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने में उसको आसानी होती है। सो आज के लिए इतना ही। कल से हम करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे हम।